हिंदी साहित्य की कहानियों के संकलन से आज सुनिए सुप्रसिद्ध लेखिका उषा प्रियंवदा जी की लिखी हुई कहानी आश्रिता। तो शुरू करें कहानी आश्रिता। मधु ने चाय के बर्तन जमीन पर रख दिए और बैठकर घुटनों में मुंह छुपा लिया। आंसू वेग से बह चले। सिसकियां कोई सुन न ले इसलिए उन्हें बरबस दबा दिया। शेखर निःशब्द पगों से चौके के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। कुछ देर चुप रहकर बोला, मधु। मधु ने चौंक कर सिर उठाया। उसे देखकर आंखें पोंछती हुई लज्जित कंठ से बोली, आप बैठिए, मैं अभी खाना लाती हूँ। जल्दी जल्दी रोटी सेक कर थाली शेखर के सामने रखती हुई बोली, आज आपको देर हो गई। हाँ, अपना रोना धोना शाम तक के लिए स्थगित कर दिया करो। वो मुस्कुराया। क्यों रो रही थी? ऐसे ही तो तुम ज़रूर रो रही थी। कुछ रुक कर पूछा, क्या बुआ ने कुछ कहा था? मधु पानी लाने के बहाने खिसक गई। तब तक चाची का स्वर सुनाई दिया, मधु, ओ मधु, आज बच्चे क्या भूखे ही जाएंगे स्कूल? सवेरे से मटर गश्ती हो रही है। अब मधु खींच उठी। चाची को मटर गश्ती ही सूझती है। एक पैर से नाच रही हूँ मगर। पर वो कुछ कह न सकी। चुपचाप चाची की बात पी गई। वो आश्रिता जो है, बे माँ बाप की लड़की, चाची की दया के कारण भरपेट खाना पा जाती है, क्या ये कुछ कम है? सवेरे से जो काम का सिलसिला चल पलटता है तो रात तक रुकने का नाम नहीं। मुन्ने को दूध दो, नीरा का मुंह धुलाओ, चाचा का हुक्का भरो, बीच बीच में चाची की कभी न ख़त्म होने वाली फरमाइशें। और अंजू जो है मधु की चचेरी बहन, उसके कोई मिजाज देखे। 8 बजे आंखें खोलेगी और पलंग पर बैठे बैठे चाय चाहिए, गरम टोस्ट हो और न जाने क्या क्या। उठकर 1.5 घंटे श्रृंगार करेगी। तब तक कॉलेज की बस आ जाएगी और मंजू नित्य नवीन साड़ियाँ फहराती हुई कॉलेज जाएगी। उस समय मंजू से 6 महीने छोटी मधु चौके चूल्हे में उलझी होगी। कभी चाची पुकारेंगी, मधु जरा नीरा को तौलिया तो दे आओ, और चाचा कह देंगे, जरा मेरी कमीज़ में बटन तो लगा दो, या जरा सा फटा हुआ है, जरा सी दो। चूल्हे पर चढ़ी हुई चीज़ जल फूक जाएगी और मधु के प्राण कांपते रहेंगे कि अभी शेखर खाना मांग बैठेगा तो कैसे उसके आगे थाली रखेगी। तरकारी तो बनी ही नहीं, और अगर चाची की नज़र उस थाली पर पड़ गई तब तो बस खैर नहीं। वो उसकी अच्छी तरह खबर ले डालेंगी कि क्यों उनके लाडले भतीजे को सिर्फ एक तरकारी परोसी गई। मधु कहना चाहकर भी ना कह सकेगी कि मैं आखिर 2 हाथ पैरों वाली हूँ, मशीन नहीं कि सबकी फरमाइशें भी पूरा करती रहूँ और खाना भी बना लूँ। बस चुप रह जाएगी मधु, छलछलाई आंखें पोंछ लेगी और फिर काम में जुट जाएगी। शेखर को मधु पर होता अत्याचार देखकर बड़ा क्रोध आता, पर वो कर ही क्या सकता था। सबकी नज़र बचाकर सांत्वना के 2 शब्द कह देता। अगर बुआ उधर से आ निकलती तो तीक्ष्ण दृष्टि से मधु को देखकर पूछती, क्या बात है मधु? और मधु सकपका कर कहती, कुछ नहीं चाची, शेखर चाय बनाने को कह रहे हैं। होठों पर मुस्कान लाकर वो कहती, किसी बच्चे से कहला दिया होता शेखर। शेखर अपने कमरे में चला जाता और कुर्सी पर धम से बैठ जाता। क्या करे वो जिससे मधु का दुख कुछ कम हो? उसकी व्यथा देखी नहीं जाती। उस दिन एक प्याला टूट जाने पर चाची बहुत बिगड़ी थी, बहुत चिल्लाई थी। ऐसी निकम्मी लड़की है, जरा भी तमीज़ नहीं, दुनिया में ठोकरें खाती फिरती। मुझे तरस आ गया, बाप तो 2 धेले भी छोड़कर नहीं मरा, हमारे घर का सत्यानाश करने पर तुली है। एक मंजू भी तो है, कभी एक कांच का गिलास तक नहीं टूटा। अच्छा खासा सेट बिगड़ गया। अगर नौकर होता तो पैसे भी काट लेती, इसे तो खिलाओ भी और नुकसान भी सहो। चाचा अपना हुक्का उठाकर बाहर चले गए और चुपचाप पीने लगे। पत्नी के स्वभाव के आदी हो चुके थे। चाची के मन में जो आता गया बकती गईं, और मधु चुप सिर झुकाए अपना काम करती गई, सुनती गई, रोती गई। आंसू भर आते टपक जाते, उसने पूछे नहीं, बहते रहे, टपकते रहे, वही उसके एकमात्र संगीत थे। तभी हाथ में किताबें लिए यूनिवर्सिटी से शेखर लौटा। ये नाटक देखकर वो तड़प उठा, पर कुछ कह न सका। मधु सिर नीचा किए बैठी रही, एक बार भी ऊपर नहीं देखा। मन में आता था कि धरती उसे निगल जाए, किसी तरह तो छुटकारा मिले इस नरक से। एकाएक चाची फिर गरज उठी,
कुछ नाश्ता वगैरह देगी शेखर को या नहीं? बेचारा भूखा प्यासा लौट कर आया है, पर इन्हें तो रोने से ही फुर्सत नहीं। मधु धीरे से उठी, आंचल से आंखें पोंछी और शेखर के लिए नाश्ता बनाने लगी। जब प्लेट लेकर ऊपर शेखर के पास गई तो वो एकदम गुमसुम सा बैठा था। मधु के उदास मुंह की ओर देखकर उसका दिल भर आया। आज बुआ तुम पर बहुत बिगड़ रही हैं, क्या हुआ? एक प्याला टूट गया, बस इतने पर ही। एक आह भरकर मधु बोली, आपके लिए एक प्याला कुछ नहीं, पर आपकी बुआ के लिए तो। कुछ सोचकर शेखर बोला, तुम्हारे कोई और रिश्तेदार नहीं है? मधु के होंठ कांप उठे। रुलाई रोकती हुई बोली, नहीं। उसकी आंखें शेखर की आंखों से मिलीं। उनमें प्रगाढ़ वेदना थी। मुझे बहुत बुरा लगता है मधु, मैं तड़प कर रह जाता हूँ, मैं कर ही क्या सकता हूँ? आपकी सहानुभूति ही मेरे लिए बहुत है। वो चुप हो गई। मंजू आ रही थी। शेखर दादा, आज पिक्चर चलने का वादा है ना आपका? मंजू, मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। ज़रूर, मैं सब जानती हूँ। जिस दिन आपकी लाडली मधु को अम्मा कुछ कहती हैं आपके सिर में दर्द हो जाता है। शेखर ने बेबस होकर कहा, चलो बाबा तुम्हारी बला से मेरे सिर में दर्द हो या ना हो। मधु नीचे उतर आई। मन में एक इच्छा ने आंखें खोली, पर उसे बरबस दबा दिया। कई साल पहले मचल कर उसने कहा था, पिताजी हम सिनेमा जाएंगे। सिनेमा? हाँ, मंजू दीदी जा रही हैं। चली जा बेटी, पिताजी ने कहा था। बस उसके बाद सिनेमा नहीं देखा था मधु ने। उस बात को कई साल हो गए, कई साल। मधु, चाची का स्वर था। मधु अतीत से वर्तमान में आई। एक ठंडी सांस लेकर वो चाची के पास चली गई। शेखर, आज जरा जल्दी लौट आना। शेखर ने बाल ठीक करते हुए पूछा, क्यों बुआ? आज कुछ लोग आएंगे मधु को देखने, लड़का भी आएगा। शेखर ने विस्मय से पूछा, मधु को देखने? हाँ, तुम्हारे फूफा जी के दोस्त शंकर बाबू हैं ना, उनका भतीजा है, अच्छा कमाता खाता है। शेखर ने कंघा रख दिया। दिल में कुछ टीस सी हुई, अजीब सी व्यथा। मधु को देखने लड़का आएगा? बुआ के जाने के बाद शेखर अनमना सा बैठा रह गया। घड़ी की सुई 10 के निकट पहुंच गई, पर शेखर ने उठने का कोई उपक्रम नहीं किया। मधु को देखने बस यही सोचता रहा। खाना खाने चलिए भैया, 2 बार नीरा कहकर जा चुकी थी, पर शेखर न जाने क्या सोच रहा था। खाना नहीं खाना है, हार कर मधु को स्वयं आना पड़ा। शेखर ने चौंक कर ऊपर देखा, जैसे पहली बार मधु को देखा हो। देखने में सुंदर नहीं, पर बुरी भी नहीं। सांवले सलोने मुख पर शांत, वेदना से घायल 2 आंखें हैं। चाहे कुछ कह लो, डांट दो, फटकार दो, कुछ नहीं बोलेगी, चुपचाप सुन लेगी। आंखों में व्यथा की छाया गहरी हो जाएगी, होंठ काँप कर रह जाएंगे। फिर ऐसे विवश भाव से असहाय सी देखेगी जैसे छोटा बच्चा अपने संबंधियों से अलग हो गया हो और भूला सा इधर उधर देख रहा हो। शेखर का दिल भर आया। मधु, आज तुम्हें कुछ लोग देखने आएंगे। मधु चुप रही। तुम्हें इस घर से जाते समय दुख तो होगा नहीं? इतना कष्ट मिला यहाँ। मधु ने शेखर को देखा। ये क्या कह रहा है शेखर? जहाँ कर्कशा चाची हैं वहाँ कोमल वाणी वाला शेखर भी तो है। पलकों पर आंसू कांप उठे। कुछ उत्तर न देकर मधु चली गई और सीढ़ियों पर खड़े होकर फूट फूट कर रो पड़ी। कौन सुने उसकी बात, कौन समझे उसकी व्यथा? कुछ देर बाद अपने कमरे से शेखर निकला और नीचे जाने को जब सीढ़ियों तक आया तो मधु को देखकर ठिठक गया। रो ना मधु, वो आर्द्र कंठ से बोला। सहानुभूति पा आंसू और उमड़ पड़े। वो सिसकने लगी। नहीं मधु, देखो रो मत। शेखर ने अपने को संभाल कर समझाया, कहीं बुआ आ गई तो। मधु ने कुछ कहना चाहा पर कह ना सकी। आंसू पोंछती हुई तेजी से नीचे उतर गई। एक आह भरकर शेखर भी आगे बढ़ गया। नियत समय पर अतिथि भी आए। लड़के को देखकर शेखर स्तब्ध रह गया। 40 के निकट की अवस्था ही होगी उसकी। बुआ, ये मधु से तो बहुत बड़ा होगा। उनके जाने के बाद शेखर ने कहा। तो मधु से कौन शादी करेगा? ना माँ ना बाप, सूरज शक्ल भी तो नहीं पाई है उसने। बुराई क्या है गोविंद में? 200 रुपये का नौकर है, अच्छा खासा तंदुरुस्त। पहली बीबी से बस एक लड़की है 4 साल की। पर बुआ, मधु तो मुश्किल से 18 की है। ये कोई बात नहीं,
पसंद वे लोग कर ही गए हैं। अरे पसंद क्या, रोटी पकाने और घर देखने को एक औरत चाहिए, बड़े मज़े में बुआ ने कहा। और मधु, उसके आंसू जो बहे तो चाचा के पुकारने, चाची के चिल्लाने और शेखर के समझाने से भी न रुके। वो समझा समझा कर हार गया। अंत में स्वयं उदास होकर उठाया और मधु घुटनों में मुंह छिपाए से सकती रही। चाची को क्रोध चढ़ाया। एक तो सब काम अपने आप करना पड़ गया, दूसरे शेखर का दुलार उन्हें जरा भी अच्छा न लगा। जाने किस बात पर इतने अरमान हैं। गोरी सुंदर भी तो नहीं है, ना बाप जायदाद छोड़ गए हैं। एक हम लोग भी तो थे, जहाँ बड़ों ने शादी कर दी चुपचाप चले आए। इनके मिजाज ही नहीं मिलते हैं। आखिर शेखर ने खींच कर कहा, बस अब रहने दो बुआ, उसे रो ही लेने दो। तुम्हारी ही शह पाकर ये इतनी शेर हुई है शेखर, मैं अंधी नहीं हूँ। मधु के लिए बड़ा दर्द है। कल ही मैं भैया को लिखूंगी कि शेखर का निबाह हमारे यहाँ नहीं हो सकता। मैं कल खुद ही चला जाऊँगा बुआ, तुम्हें तकलीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, नाराज़ होकर शेखर बोला। आखिर चाचा भी झल्ला गए। तुमसे चुप नहीं रहा जाता नीरा की माँ, आखिर कभी तो शांति से बैठने दिया करो। हाँ हाँ, मैं ही हूँ सब आफत की जड़। मुझे मौत भी तो नहीं आती, सबकी धौंस सहती हूँ। इस पराई लड़की के पीछे सब सगे छूटे जा रहे हैं। मेरी तो मति भ्रष्ट हो गई थी जब इसे अपने घर में रखा। मुझे क्या मालूम था कि। चाचा ने हुक्का उठाया और बाहर चल दिए। मधु, खिड़की खोलो। कोई उत्तर नहीं आया। मधु सो गई क्या? फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। मधु ने उठकर खिड़की खोली। बाहर शेखर था। अचकचा कर बोली, आप? हाँ मैं हूँ, डरो मत। रात के सन्नाटे में अपनी खिड़की के पास बरामदे में शेखर को देखकर उसे बड़ा अचरज लगा। लो, हौले से पूछा उसने, क्या है? कुछ बिस्कुट टॉफ़ी। क्यों? तुमने आज कुछ नहीं खाया? आग्रह से उसने कहा। मधु ने रुमाल हाथ में ले लिया और चुप खड़ी रही। मधु, मैं कल हॉस्टल चला जाऊंगा। स्वर में न जाने क्या था। मधु सिहर उठी, कंपित स्वर में कहा, आप मेरे पीछे अपनी बुआ से? नहीं मधु, मैं तुम पर होता अन्याय नहीं सह सकता, और जब अपनी ओर देखता हूँ तो पाता हूँ कि कुछ कर नहीं सकता। मधु, मुझे मेरी असमर्थताओं के लिए माफ़ कर देना। मैं कुछ भी नहीं कर सका, और कभी कभी भूले बिसरे याद कर लेना। और वो अंधकार में खो गया। मधु ने पागल होकर खिड़की की छड़ों में सिर दे मारा। बंद पक्षी पिंजरे से बाहर जाने को छटपटा रहा था। शेखर के जाने के बाद जिंदगी रेगिस्तान सी वीरान हो गई थी। ना कोई हरियाली बची थी, ना रंगीनी। दिन बीत रहे थे, शादी के दिन पास आ रहे थे। अचानक एक दिन शेखर के पिता आ पहुँचे। चाची ने अचरज से स्वागत किया। कैसे आए भैया? शेखर की शादी के सिलसिले में आया हूँ। पड़ोस के इंजीनियर साहब की लड़की थी ममता, उसी को शेखर की वधू बनाने के स्वप्न चाची को बहुत अच्छे लगते थे। प्रसन्न होकर बोली, हाँ भैया शादी कर दो, उसकी लड़की बड़ी सुशील है। भैया ने विस्मय से उन्हें देखा। कौन लड़की? कौशल्या? ममता, और कौन? शेखर भी देख चुका है उसे। सुंदर तो नहीं है पर रुपया खूब देंगे। कुछ हिचक कर भैया बोले, वो मधु से शादी करना चाहता है कौशल्या। मधु से? चाची की आंखें विस्मय से फैल गईं। ये कैसे हो सकता है भैया, मधु से शादी? इसके आगे क्या कहें, वो कुछ समझ ना सकी। बेबस होकर भैया ने कहा, क्या करूं कौशल्या, वो अकेला लड़का है, उसकी खुशी भी तो देखनी है। उसकी खुशी? चाची व्यंग से बोली, उसके साथ आपकी अकल भी सो गई है। ममता से शादी कर दीजिए, 2 दिन बाद मधु का नाम भी याद न रहेगा। भैया चुप रह गए। ऐसा कहीं देखा भी है आपने? बदनामी होगी सो अलग, मधु में है ही क्या? वो तो लड़का है, बचपना कर रहा है। आखिर मैं उसकी बुआ हूँ, मैं थोड़े उसे जानबूझकर कुएं में गिरने दूंगी? वाह, कहीं ऐसा भी हुआ है आज तक? चाचा चुपचाप हुक्का पी रहे थे। शांत स्वर में बोले, इसमें हर्ज क्या है नीरा की माँ? चाची कुछ क्षण अवाक रहकर बोली, लो कोई सुनो तो इनकी बात। हर्ज क्या है? मैं कह दे रही हूँ कि शेखर की शादी मधु से नहीं होगी तो नहीं होगी। तभी मधु किसी काम से अंदर आई। तीक्ष्ण दृष्टि से उसकी ओर देखकर चाची बोली, उसे अलग करके चैन नहीं मिला महारानी, जो फूट डलवाने पर तुली हो? क्या दोनों घरों की नाक कटवा कर ही चैन लोगी? अनभिज्ञ मधु ने कातर आंखों से उन लोगों को देखा। वो कुछ समझ ना सकी। एक बार शेखर के पिता को देखा, फिर चाचा को। उस उदास मुख और व्यथित नेत्रों ने शेखर के पिता का दिल छू लिया।
कुछ सोचकर बोले, अच्छा देखा जाएगा, पर इस लगन में गोविंद से शादी ना करना मधु की। मधु धीरे से लौट आई। इस पहेली को सुलझाने में वो असमर्थ थी। सबके सामने किया गया अपमान उसके दिल में कांटे सा चुभ रहा था। इम्तिहान खत्म हो गए थे। शेखर की यह अंतिम परीक्षा थी। उसके बाद उसे जीवन क्षेत्र में उतरना था। मन में कुछ मीठे अरमान थे, शर्माई सी उमंगें थीं। बहुत दिन से बुआ की चिट्ठी नहीं आई थी। माँ उनसे मिलने और मधु के साथ कुछ दिन रहने को उत्सुक थी। उन्हें लेकर बनारस चला गया शेखर। द्वार पर आम के पत्तों की सूखी वंदनवार लटक रही थी। बुआ ने भाभी का स्वागत किया। मंजू, नीरा, किशोर सभी शेखर दादा के पास इकट्ठे हो गए। शेखर की आकुल आंखें किसी को खोज रही थीं। इधर उधर आतुर सा देख रहा था। मधु कहाँ है बीबी? माँ पूछ रही थी। मधु? क्या बताएं भाभी, गोविंद बाबू की बदली बर्मा हो गई। बड़ी जल्दी में शादी कर देनी पड़ी। पर तुमने कहा था वहाँ शादी नहीं करोगी। शेखर के साथ मेरा दिमाग खराब थोड़ी हुआ था भाभी। 4 दिन में भूल जाएगा ये उसे। शेखर ने कुर्सी से सिर टिका लिया, आंखें कसकर बंद कर ली। 4 दिन में भूल जाएगा? अभी आप सुन रहे थे हिंदी साहित्य की अग्रगण्य लेखिका उषा प्रियंवदा जी की लिखी हुई कहानी आश्रिता। उम्मीद है कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। कल मिलेंगे फिर किसी उम्दा कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।